तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, तो कॉपी पेन निकाल लो। पहले इसका थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालो आप, अध्याय 5 समांतर श्रेणी। ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें श्रेणी को कुछ ऐसे लिखा हुआ है, बात दोनों की सेम है, ये भी श्रेणी है ये भी श्रेणी है, कैसे लिख दो। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ के लिखूँ तो जो समांतर शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक समान और एक अंतर, है ना, समांतर समांतर। ठीक, और श्रेणी जो है इसका मतलब होता है आपका लाइन, लाइन कहो श्रृंखला कहो बात सेम है। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जिसमें अंतर समान हो, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी पंक्ति जिसमें जो अंतर है, जो गैप है वो समान हो, बराबर हो, उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 1 2 3 4, इस तरीके से मैंने एक लाइन बना दी, एक पंक्ति बना दी, है ना। तो अगर इसका अंतर बराबर है, इसके बीच का गैप बराबर है, तो आप इसको समांतर श्रेणी कहोगे। देखें, जैसे 2 और 1 के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। 3 और 2 के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है। इसके बीच में भी 1 का गैप है, तो गैप तो सेम है ना। अगर किसी भी लाइन में गैप बराबर हो तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो आप इसे क्या कहोगे कि सर ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसके बीच का गैप बराबर हो। एक को लिखें, 2 4 6 8 10, ये मैंने एक श्रेणी बना दी, श्रेणी का मतलब लाइन बना दी मैंने एक। ठीक है, तो अब बताओ कि क्या ये समांतर होगी या नहीं होगी, क्या आप इसको समांतर कहोगे कि नहीं कहोगे, बताओ शाबाश। क्या ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, श्रेणी तो है, श्रेणी तो है, क्या ये समांतर है या नहीं है, ये बताओ। समांतर है, क्यों है, क्योंकि इसके बीच का गैप जो है वो बराबर है, दो का गैप ले रहा है ना ये, तो सब में बराबर है, तो इसलिए आप क्या कहोगे कि ये समांतर श्रेणी है। बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया 5 10 15 20, ये भी एक समांतर श्रेणी कहलाएगी क्योंकि गैप बराबर है। ठीक है, अच्छा ये जो होता है ना, जितने भी नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं पद। ये आपका होता है पहला पद, जैसे इसको पहला पद बोल देते हैं। ये जो है इसको हम बोलते हैं दूसरा पद। इसको क्या बोलोगे, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरीके से। पद क्या होते हैं, जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम पद बोलते हैं। जैसे इसमें पहला पद 1 है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। अब चाहो तो इसको पहला पद लिख दो, या फिर चाहो तो इसको लिख दो A1, इसको कह दो A2, बात सेम है भाई। इसको कह दो A3, A3 का मतलब भी तीसरा पद है, इसको कह दो A4। बात समझ में आ गई आपको। इसको पहला पद लिखो या A1 लिखो, रहेगा पहला पद। इसको अगर आप चाहो तो दूसरा पद लिख दो या फिर A2 लिख दो, मतलब दोनों का सेम है। इतना समझ में आ गए, तो इतना नोट कर लो पहले एक बार। क्या सीखा हमने कि भाई समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसी श्रेणी जिसमें जो अंतर है, जो गैप है, अंकों के बीच का जो गैप है वो बराबर हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे गैप बराबर था, तो इसको हमने समांतर श्रेणी बोल दिया, इसको भी बोल दिया। ठीक है, फिर हमने देखा यार पद किसे बोलते हैं, जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं वे सारे के सारे पद कहलाते हैं। जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से लिख लो पहले। ठीक है, चलें आगे। अब देखो, मैंने क्या बताया आपको, पद के बारे में बताया। पद क्या होते हैं, जैसे 1 3 5 7, इस तरीके से हमारी ये एक एपी है। अच्छा, इसको एपी बोलते हैं,
एक बात बतानी भूल गया था मैं आपको, जो समांतर श्रेणी होती है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, तो वहाँ से ये शॉर्ट फॉर्म बन गई एपी। तो जहाँ जहाँ मैं एपी बोल लूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं समांतर श्रेणी के बारे में बोल रहा हूँ, ध्यान रख लेंगे इतना। तो जैसे मान लो ये मेरी एक एपी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई, तो इसमें ये क्या है भैया, अपना पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, इस तरीके से। समझ में आ गई? ये तो पद की बात होगी भाई। इसके बाद आता है एक शब्द आपका सार्व अंतर। ठीक, सार्व अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, जो इनके बीच में गैप है। जैसे इनके बीच में कितने का गैप है, बताओ कितने का गैप है? 2 का गैप है। इनके बीच में भी 2 का गैप है। 5 में से 3 गया 2 बचेगा ना, 7 में 5 गया 2 बचेगा। तो जो 2 है वो क्या कहलाएगा, हमारा सार्व अंतर। हम ऐसे लिखते हैं डी बराबर 2। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ 5, 10, 15, 20, ये हमारी एक एपी है। मुझे बताओ कि इसका सार्व अंतर क्या है, बताना सार्व अंतर क्या है, डिफरेंस कितने कितने का है, बताओ शाबाश, कितने कितने का अंतर है? 5 5 का अंतर है यार। 10 में से 5 क्या 5 नहीं बचा, 5 बचा, 5 बचा। तो आप कहोगे सर डी बराबर होगा 5। बस में आ गई। अगर आपसे पूछूं कि पहला पद क्या है, बता सकते हो? आसान है, 5 होगा। यानी A1 कितना होगा, 5 होगा। दूसरा पद पूछ लिया जाए तो बता दोगे कितना होगा, 10 होगा। तीसरा पद 15 होगा। चौथा पद 20 होगा। समझ में आ गई? अगर मैं आपसे पूछ लूँ यार 5वां पद बताओ, ये आगे चल रही है ना, मुझे इससे अगला नंबर बताओ, बता सकते हो? इससे अगला नंबर क्या आएगा, 25 आएगा। 5 5 का गैप है यार। तो अगला नंबर पाने के लिए मैं क्या करूँगा, पिछले वाले में डी जोड़ दूंगा, जो उनके बीच का अंतर है उसको जोड़ दूंगा, बस, है ना। तो बस हो गया हमारा 25। समझ गए? ठीक है, तो ये चीज़ थी। अच्छा, अब क्या बताना रह गया इसमें, पद बता दिया आपको, सार्वंत्र बता दिया। अच्छा, अब इसका मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। पहले आप फॉर्मूला लिख लो, काम की चीज़ है, फिर पापा देखेंगे फॉर्मूला आया कहाँ से। तो फॉर्मूला है आपका, पहले लिखो जनरल फॉर्म, फॉर्मूला फिर बताता हूँ। जनरल फॉर्म, फॉर्मूला कल बताएंगे, कल के लेक्चर में आएगा वो, ठीक है। तो जो एपी होती है, कोई भी समांतर श्रेणी होती है, उसको एक लिखने का तरीका होता है। जैसे पिछला चैप्टर था अपना, तो उसमें हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी, ax² + bx + c = 0। इस तरीके से ये जो थी, ये द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म थी। मतलब द्विघात समीकरण को जब भी लिखोगे वो कुछ इस तरीके से लिखोगे, ऐसे हम पढ़ते थे ना, तो ऐसे ही इसकी भी जनरल फॉर्म है। यानी जब भी आप एपी को लिखोगे या फिर आप एपी किसी भी एपी को उठाओगे ना, तो वो हमेशा इसी रूप में पाएगी। समझाऊंगा, लेकिन पहले लिख लो क्या पाएगी। आपको पहला पद हमेशा ए मिलेगा, दूसरा पद हमेशा आपको a + d मिलेगा, तीसरा पद आपको मिलेगा a + 2d, चौथा पद क्या मिलेगा, a + 3d। इस तरीके से चलता रहता है। ये कहलाती है एपी की जनरल फॉर्म। क्या कहलाती है भैया, एपी की जनरल फॉर्म। अब इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लो कि यार मेरे पास एक एपी है 2 4 6 8, इस तरीके से, है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ ए, ठीक है। जो ये दूसरा पद है इसको मैं A2 कह सकता हूँ, बताया था मैंने। A2 के साथ साथ एक और चीज़ कह सकते हो आप, इसको चाहो तो आप कह दो A + d। क्या कह दोगे, A + d। इसको आप कह सकते हो A + 3d, इसको आप कह सकते हो A + 4d। फिर आपको सर ये तो बात समझ में नहीं आई, पहले तो हम पद कहते थे, फिर आपने कहा कि सर A1 A2 कह दो, हमने A1 A2 कहना स्टार्ट किया, अब आप कह रहे हो ये कह दो। आप इसको ये भी कह सकते हो, समझ रहे हो। इसको चाहो तो तीसरा पद कह दो, A3 कह दो, या A + 3d कह दो। मैंने गलत लिख दिया यार, A + 2d आएगा, ये A + 3d आएगा। इसका रीज़न समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। पहले बार नोट कर लो, कर लिया? देखो फिर, जैसे मान लो, अब ध्यान से समझना, पूरा मन लगा के, स्लो समझाता हूँ की बार। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एपी है,
1 3 5 7 इस तरीके से चल रही है। ठीक है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा पद है। अब मैं ना इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ, पहले आप देखते जाना, उसके बाद फिर समझेंगे। तो ये जो 1 है इसको मैंने 1 का 1 लिख दिया। ठीक है जी। जो ये 3 है इसको मैंने लिख दिया 1 + 2। अब 1 + 2 क्यों लिखा, 2 + 1 लिख सकते थे, है ना, ऐसे 4 - 1 लिख सकते थे। आपने 1 + 2 ही क्यों लिखा, रीज़न समझो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पिछले टर्म को तो वापस लिख रहा हूँ, पिछला टर्म तो मैंने वापस लिख दिया, प्लस में क्या कर दिया, जो इनका गैप था, 2 का गैप था ना, तो 2 जोड़ दिया। जैसे मान लो मुझे 5 को लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, पिछला टर्म तो वापस लिख दूँगा, पिछला टर्म जो था वो तो मैंने वापस लिख दिया, और जो इनके बीच का गैप था, गैप तो सेम ही रहेगा यार, उसको वापस जोड़ दिया। अच्छा 7 को बताओ कैसे लिख सकता हूँ, इसी के हिसाब से चलना आपने। तो पिछला टर्म तो वापस लिख दो आप, है ना, और जो इनके बीच का गैप है उसको लिख दो। देख लो, चाहे 2 2 4 2 4 1 7 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, है ना। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जो मैंने जनरल फॉर्म लिखी है ना, ये आई कहाँ से, इसका मतलब क्या है वो समझ रहे हैं आप। तो अगर आप देखो तो 1 को मैं लिख सकता हूँ ए, 1 हमारी पहली टर्म है तो इसको मैंने ए लिख दिया। तो इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर रखूँगा तो 1 को लिख दिया मैंने ए, 2 क्या है हमारा यहाँ पे, 2 तो हमारे यहाँ पे डिफरेंस है, अंतर है, तो 2 को लिख दूँ मैं डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से इसमें लिखो, 1 को आपने लिख दिया ए, 2 को आप लिख सकते हो डी, 2 को आप लिख सकते हो डी। ठीक है, वापस से समझाऊंगा इसको, लेकिन चलते जाओ। 1 को क्या लिख सकते हो आप ए, 2 को डी, 2 को डी, 2 को डी, समझते जाना इसको। तो ये आ गया ए + डी, ए + डी कितना होता है 2D, डी + डी कितना होता है 3D, ना। यानी आप पहली टर्म को ए लिख सकते हो, ठीक है, दूसरी टर्म को ए + डी लिख सकते हो, पांचवी टर्म को ए + 5, सॉरी पांचवी क्यों कह रहा हूँ यार, तीसरी टर्म को ए + 2D लिख सकते हो, चौथी टर्म को ए + 3D लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। पहली टर्म को क्या लिखोगे, ए लिख सकते हो, दूसरी टर्म को क्या लिख सकते हो, ए + डी लिख सकते हो, बताए ना। तीसरी टर्म को क्या लिख सकते हो, बताओ शाबाश, ए + 2D लिख सकते हो। चौथी टर्म को क्या लिख सकते हो, ए + 3D लिख सकते हो। बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, एक पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, एक और मैं समझाता हूँ, इतना बार लिख लो, अगर आ गया तो समझ में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो फिर वापस समझाते हैं। करो शाबाश, लिखो इतना। देखो फिर एक और समझा देता हूँ आपको, ठीक है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया ना तो वापस देख लो। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एपी है, क्या माने भाई, 5 7 9 और 11, ठीक है। ये हो सकता है कि रुक भी जाए और हो सकता है कि चलती भी जाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हमेशा चलेगी। कई बार आपको ऐसी एपी मिलेंगी जो रुक जाती है ना। जैसे मैंने मान लिया ये चल रही है, ठीक है, 11 के बाद भी अंक ले लेता हूँ, मैंने मान लिया 1 अंक ले लिया मैंने 13, ठीक है। थोड़ा सा है ना मैं इसको बड़ा करके लिखता हूँ, अब ठीक है। अब आपसे पूछता हूँ कि कैसे लिखोगे, 5 को कैसे लिखोगे आप, 5 का 5 लिखेंगे सर। 7 को कैसे लिखोगे, पिछला अंक लेंगे, पिछला अंक लिया और उसमें इनका गैप जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। 9 को कैसे लिखोगे, पिछला अंक लेंगे 5 + 2 और इसमें का गैप जोड़ देंगे। 11 को कैसे लिखोगे, पिछला अंक लेंगे यानी 5 + 2 + 2 और जो इनका गैप है उसको जोड़ देंगे। 13 को कैसे लिखोगे भैया, पिछला अंक लेंगे, पिछला अंक क्या है 5 + 2 + 2 + 2, पिछला अंक लिया और इसमें इसका गैप जोड़ दिया। ऐसे करते जा रहे हैं, पैटर्न समझ गए। हम क्या कर रहे हैं, जैसे दूसरा अंक लाना है तो पिछला अंक लिया 5, गैप जोड़ दिया, पिछला अंक लिया गैप जोड़ दिया, पिछला अंक लिया गैप जोड़ दिया, पिछला अंक लिया गैप जोड़ दिया। 2 का गैप था ना तो 2 ऐड करते गए, पिछला अंक में 2 ऐड करते गए, ऐसे कर रहे हैं यहाँ पर। तो 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए लिख दूँ चलेगा। इसको बताओ ए + डी, 2 हमारा डी है ना, इसको बताओ ए + डी + डी, ये क्या होगा ए + डी + डी + डी,
और ये भाई साहब क्या होगा आपका ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, 4 बार आ रहा है ना डी, 2 4 बार आया तो 4 बार डी लिख दिया। तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, 3 बार डी है तो 3 बार डी लिखो या फिर 3D लिखो, बात है क्या, ए प्लस 4D। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यार मैं पहली टर्म को ए लिख सकता हूँ, दूसरी टर्म को ए प्लस डी लिख सकता हूँ, तीसरी टर्म को ए प्लस 2D लिख सकता हूँ, चौथी टर्म को बोलो ए प्लस 3D, पाँचवीं टर्म को ए प्लस 4D। बस सुन आ गई, लिख के दिखाऊँ एक बार। A1 को तो मैं ए लिख सकता हूँ, बता दिया था तो पहली बात। A2 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस डी। A3 को क्या लिख सकते हो, बिना देखे बताओ चलो, A3 को क्या लिख सकते हो, चलो देख लो चलो, ए प्लस 2D। अब यहाँ पे आपको पैटर्न दिखेगा यार। A4 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 3D। A5 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 4D, है ना। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ A6 को क्या लिखोगे, बताओ शाबाश, ए प्लस 5D। आप देख भी सकते हो यार, अगर यहाँ पे अगर आप छठी टर्म लेते तो आप उसको ऐसा ही लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैटर्न देखा, क्या देखा कि अगर मैं मुझे A7 निकालना है तो A7 क्या होगा, ए प्लस 6D होगा। A8 निकालना है तो A8 क्या होगा, ए प्लस 7D होगा। A9 क्या होगा, ए प्लस 8D होगा। एक टाइप से फॉर्मूला सा नहीं बन गया भाई। अगर मुझे 12वीं टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस 11D बन गया। यानी A13 को मिल सकता हूँ ए प्लस 12D, A15 को मिल सकता हूँ ए प्लस 14D। तो ये हमारा एक तरीका बन गया, क्या बन गया, तरीका। जैसे मान लो कि मैंने यार एक AP दे दिया आपको, 3 5 7 9 चलती जा रही है। मैंने आपसे पूछ लिया कि यार मुझे जो है ना तुम इसका 10वां पद बताओ, 10वीं टर्म बताओ भाई, 10वें नंबर पे क्या आएगा। जैसे पहले नंबर पे 3 आया, दूसरे पे 5 आया, तीसरे पे 7 आया, चौथे पे 9 आया, है ना। मैंने आपसे कहा था 10वें पे क्या आएगा। तो एक तो तरीका कि आप ऐसे कर लें कि यार 2 2 जोड़ते जाएँ इसमें फिर टाइम तो लगेगा ना। अगर मैं आपसे कह देता यार मुझे बताओ कि 989 टर्म कौन सी होगी, तो तुम ऐसे थोड़ी जोड़ते, कॉपी पर दे देते तुम तो इसमें। तो ऐसे नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सीधा। मैंने क्या कहा कि 10वीं टर्म बताओ, तो A10 को और कुछ लिख सकता हूँ, अभी बताया था मैंने, ध्यान हो। तो A10 को कुछ और लिख सकता हूँ क्या, बताओ सोच के पहले। A10 को लिख सकते हो सर आप ए प्लस 9D, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म ही ऐसी है। ध्यान दिया था तुमने, मैंने आपको जनरल फॉर्म लिखवाई थी स्टार्टिंग में। देखो पहली टर्म को आप ए लिख सकते हो, दूसरी को ए प्लस डी, तीसरी को ए प्लस 3D, चौथी को ए प्लस 3, तीसरी को ए प्लस 2D, चौथी को ए प्लस 3D। तो ये हमारा एक प्रकार से फॉर्मूला बन गया था। तो अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया कि 10वीं टर्म पता करो, तो उसके लिए मैं लिख दूंगा ए प्लस 9D, बस वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, 9 का 9। डी की वैल्यू कितनी है, अंतर कितना है, 2 का है। तो ये हो गया अपना 3 प्लस 9 दूनी 18, 18 3 21, यानी जो 10वीं टर्म आएगी वो 21 आएगी। देख लो चाहे आप, 2 2 जोड़ते जाओ, 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19 फिर 21, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं टर्म हमारी क्या आई, 21 है। अब आपसे कोई भी कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ ले यार तुम मुझे बताओ A970वीं टर्म कौन सी होगी, बता सकते हो नहीं बता सकते, अच्छी बात है ना। तो ये यहाँ पर अपना अप्लाई हो गया। अब ये रियल लाइफ में कहाँ है उसको समझ लेता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने नई नई बाइक खरीदी, भैया बोला कि यार भाई अगर आप लड़की हो तो आपने स्कूटी खरीद ली, लड़की हो तो आपने 50,000 की बाइक खरीद ली। पापा से क्या हुआ के जो पापा उन्हें तो बाइक चाहिए ना। पापा बोले चलो यार बाइक दुआ खिलाता हूँ तेरे को। तो पापा गया आपका मार्केट में, 50,000 तो उसको नकद दे दिए और बोला कि हम 5-5 हज़ार जो है महीने के देते रहेंगे। तो 50,000 तो आपने दे दिए, तो पहले महीने में कितने दोगे आप, 5,000 दोगे, यानी टोटल कितने हो गए, 55,000 हो गए। फिर 60,000 हो गए, अगले महीने में टोटल कितने हो गए, 65,000 हो गए। इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, एक एपी बन गई। मैं आपसे पूछ लूँ कि यार आप 7वें महीने में कितने रुपए दोगे, 7वें महीने में कितने रुपए दोगे। तो एक तो तरीका कि आप ऐसे गिने, है ना। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको फॉर्मूला लगा लें। A7 निकालना है, A7 को लिख सकता हूँ ए प्लस 6D, वैल्यू पुट कर दें बस। ए की वैल्यू 50,000 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5,000 है। आंसर तो 5,000 का है ना। तो 50,000 प्लस 5 का 30,000,
तो ये हो गया आपका 80,000। देख भी सकते हो आप, अगर आप करते जाओगे तो आप सातवें महीने में 80,000 रुपये तक दे चुके होगे आप, मतलब 80,000 टोटल दे चुके होगे। समझ में आ गई? तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो मैंने यार ज़्यादा लंबा तो नहीं करा दिया आपको, 20 मिनट का कराया, ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ। बात समझ में आ गई आपको? मैं फटाफट से एक बार रिकैप करा देता हूँ, फिर आप उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। मिटा दूँ इसको? देखो, मैंने पहले बताया कि भाई समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, मैं साथ साथ बताते रहना। समांतर श्रेणी का क्या मतलब बताया? एक ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, जो गैप है वो बराबर हो। इसके बाद मैंने कहा कि यार जैसे मान लो ये हमारी एक एपी है ना, तो इसको हम कहेंगे A1, A2, A3, A4, A5। फिर मैंने कहा कि यार A1 को आप A लिख सकते हो, A2 को आप A+D लिख सकते हो, रीज़न भी बता दिया क्यों लिख सकते हैं। A3 को क्या लिख सकते हो, A+2D लिख सकते हो, A4 को A+3D लिख सकते हो, A5 को A+4D लिख सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि A8 निकालो तो आप आसानी से निकाल पाओगे, आपसे कोई पूछ ले कि A12 निकालो तो आप आसानी से निकाल पाओगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके। बताया नहीं बताया? ये कहा कि यार इनके बीच का डिफरेंस जो है ना, उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यही चीज़ें हमने आपको बताई थी। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आता है। थ्योरी चाहे जितनी कर लो, समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते। तो 20 मिनट तक आपने ध्यान से सुना होगा तो आप क्वेश्चन फटाफट निकाल दोगे। मिटा दो इसको। देखो फिर, अगर आपको लगे ना कि यार मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे बता देना, ताकि मुझे पता चल जाए भाई कमी कहाँ पे है। तो मैं सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कल ही करा दूंगा। ठीक है, क्या होता है सेकंड थर्ड ही कराएं? चलो पहले कॉपी कर लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन को। एक मिनट रुकिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। पहला तो है ना, आप खुद देखना कि कैसे कराया जा रहा है, और उसके बाद जो है अपने आप ट्राई करना। जैसे क्या रखा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखो, मतलब अपने A1, A2, A3, A4 ये लिखना है, जिसमें पहला पद A है और सार्वंतर जो D है वो आपको दे रखा है। जैसे आपको मैं कराता हूँ, पहला पार्ट करा रहा हूँ। A आपको दे रखा है 10, D आपको दे रखा है 10। ठीक है, आपको 4 पद लिखने हैं, यानी आपको लिखना है A1, A2, A3, A4। कैसे लिखोगे? A1 को क्या लिख सकते हो, बताया था मैंने आपको। A1 को लिख सकते हैं A, A2 को क्या लिख सकते हो A+D, एक कम करके लगाते हैं ना यहाँ पे। A3 को क्या लिख सकते हो A+2D, 3 में से एक कम किया 2 आ गया, 2 में से एक कम किया तो 1 क्या होगा, और 1 में से एक कम करो तो 0 आएगा, 0D हो गया मतलब। तो 0D का तो मतलब 0 हो गया, इसलिए हम A लिखते हैं। A4 को क्या लिख सकते हो A+3D, बताया था मैंने आपको। बस वैल्यू पुट करो। A की वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ पे पुट कर दो। A की वैल्यू क्या है 10, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस, फिर क्या है D की वैल्यू 10, तो ये अपना हो गया 20। यहाँ पे देखते हैं, चलो A की वैल्यू क्या है 10 प्लस 2 का 2, D का भाई D की वैल्यू अपनी 10, तो हो गया 10 दूनी 20, 20 और 10 30। बात समझ में आ गई आपके? इसको लिखना है। चलो A की वैल्यू क्या अपनी 10 है, प्लस 3 गुणा D की वैल्यू 10, तो 10 दिया 30, 30 और 10 40। मैंने कुछ नहीं किया, बस वैल्यू रख दी, तो यहाँ से मेरी एपी बन गई ना 10, 20, 30, 40। और पता भी था कि अगर पहला टर्म 10 हो और डिफरेंस 10 का हो, उनके बीच में अंतर 10 का हो, तो पहला एक तो 10 होगा, उससे अगला 20, उससे अगला 30, उससे अगला 40 है ना। तो हमने इसको बस फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया। कर लेंगे, नोट कर लो। ठीक है, मिटा दूँ। एक बार सेकंड क्वेश्चन भी देख लो, उसके बाद थर्ड अपने आप कर लेना।
देखो सेकंड क्वेश्चन, ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है आपका 0। तो मुझे पता करना है A1, A2, A3 और A4 के बारे में। A1 को क्या लिख सकता हूँ, A2 को A+D, A3 को A+2D, A4 को A+3D। बस वैल्यू रखो। ए की वैल्यू कितनी है, -2, ए की वैल्यू -2 प्लस का प्लस, डी की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे रख लो। चलो -2 प्लस 2 इंटू 0, 2 था ना, फिर 0 लिखा मैंने। -2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये तो अपना हो गया -2। अगर इसको देखूँ तो -2, इसको देखूँ तो भी -2, इसको देखूँ तो भी -2। क्यों भाई, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म ही हो गया, बचा सिर्फ -2 है ना। तो ये चीज़ आपकी क्या बन गई, एक एपी बन गई, जिसमें पहला पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद भी -2। इनके बीच में अंतर क्या है, अच्छा हमें सार अंतर दे रखा, ठीक है। इनके बीच में कितने का अंतर है, 0 0 का अंतर है, गैप तो है ही नहीं, दे भी रखा था। ऐसे करना आपने, कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन खुद ट्राई करो फिर। चलो, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, a बराबर 4 और d बराबर -3, ये खुद ब खुद ट्राई करो। करा, कर लो, वीडियो पॉज कर लो चाहे। देखो फिर मैं करा देता हूँ। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, A1 निकालना है, A2 खुला खुला लिखते हैं, A3, A4, ये चीज़ें निकालनी है ना। तो A1 को लिख सकता हूँ मैं A, A2 को A+D, A3 को A+2D, A4 को A+3D, यही बात है। तो A कितना अपना 4, A+D 4, फिर प्लस D की वैल्यू -3, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि प्लस माइनस निशान इकट्ठे आ गए तो ब्रैकेट लगा देते हैं आप। यहाँ पे लिख दो बस 4 + 2 गुणा -3, यहाँ पे 4 + 3 गुणा -3, मैंने वैल्यू रख दी बस, 4 का 4, ए की जगह 4 लिख दिया, 3 का 3, डी की जगह -3 लिख दिया। तो ये अपना हो गया 4। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये होगा 4 प्लस माइनस -3, बस सुना गई। इसको कर लो 4 - 6, इसको कर लो 4 - 9, समझ गए। 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, और ये -5 हो गया। गलत तो नहीं कर दिया मैंने। गैप देखूँ कितने कितने का, -3 का गैप यहाँ पे है, -3 का यहाँ पे है, -3, ठीक है कर लेंगे। तो इस तरीके से अपना करना था। मिटा दूँ। 4 देखो भाई, 4 पहले खुद ट्राई करो जितना कर सकते हो, उसके बाद देखो a की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू 1/2 है। तो मुझे निकालना है A1, A2, A3, A4। A1 निकालते हैं, चलो पहले A1 तो A होगा, A की वैल्यू है -1, ठीक है भाई। A2 क्या होगा, A+D होगा, A+D यानी A लिखना पड़ेगा मुझे, प्लस में D लिखना पड़ेगा। इसको कैसे सोल्व करते हैं, अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम लेके कर लो, नहीं डायरेक्टली बताते हैं। 2 की 1 से गुणा करो, 2 1 कम 2, माइनस का 2 है ना ये, तो इसको लिख सकते हो -2 प्लस का 1/2, वही चीज़ है ना, एलसीएम लोगे तब भी रहेगा, -2 प्लस का 1/2, तो हो गया आपका -2 + 1 -1/2। ऐसे कर लो चाहे। A3 करके दिखाते हैं, A+2D लिख सकता हूँ, A -1 है प्लस 2, D कितना है 1/2, 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया -1 प्लस का 1, -+0। A4 को क्या लिख सकते हो, A+3D, A कितना अपना -1 प्लस 3, D की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो क्या हो गया अपना -1 प्लस 3/2 नहीं हो गया,
3 एकम 3, 3/2, तो 2 की 1 से गुणा करो, 2 एकम 2 यानी -2 प्लस का 3, डायरेक्टली कर लो चाहे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे हो गया ये, तो ये हो गया आपका 1/2, भाई 3 बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पे -2 बड़ा था, तो इसलिए माइनस का निशान, समझ गए। तो पहली टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म आपकी ये हो गई, तीसरी टर्म ये होगी, चौथी टर्म ये होगी। कर लेंगे, करो शाबाश, लिख लो। 5वां क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, तरीका बता देता हूँ आपको मैं। देख लो, ए हमारे पास जैसे -1.25 है, डी हमारे पास है -0.25। आपने पहली 4 टर्म लिखनी है ना, तो आप सीधा यहाँ पे ए पी लिख दो। ए पी का मैंने जनरल फॉर्म लिखवाई थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। बस इसके नीचे वैल्यू रख दो ठा के, तब वैसे भी कर लो चाहे, नहीं तो आप ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। तो ए कितना अपना माइनस का 1.25, ए प्लस डी यानी माइनस का 1.25 प्लस डी कितना है माइनस का 0.25। समझ रहे हो क्या, मैं सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ उसके नीचे से। ए कितना है माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणा माइनस का 0.25, ठीक है। ए कितना है भाई माइनस का 1.25, 3 गुणा माइनस का 0.25, तो ये तो हो गया माइनस का 1.25। ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25, ठीक है। प्लस माइनस में कन्फ्यूज़न मत रखना, मैंने आपको पहले बहुत बार बताया चुका मैं ये कि आप प्लस माइनस में कन्फ्यूज़न हो तो देख लेना पहले यूट्यूब पे कहीं भी, ठीक है ना, फिर तो सारे चैप्टर में कन्फ्यूज़न रहेगी आपके। तो ये हो गया अपना, देखो 0.25 का दुगना, 0.25 का दुगना होता है 0.50, इसमें देख लो आप। 0.25 का तिगना 0.75, ठीक है। ये हो गया अपना माइनस का 1.25, इसको करोगे देखो 1.25 और 0.25, 1.50 सीधा कर लो, 1.25 और 0.50 1.75, इसको ऐसे 75 बोलते नहीं है, 1.75 बोलते हैं। तो 1.25 और 0.75 2.00 माइनस का, भाई 1 रुपया 25 पैसे हैं, आपने 0.75 पैसे जोड़ दिए तो 2 रुपये नहीं हो गया आपके पास, ये चीज़ थी। तो ये आपके आ गया आंसर, ठीक है। चाहो तो वैसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, आपकी मर्जी। इतना रिकॉर्ड कर लो एक बार, थोड़ा सा काम है, करो रिकॉर्ड करो पहले।